66.9 crore viewers. India's largest news network. News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages. नाज़रीन आदाब, मैं हूं सैयद अहमद जिलानी और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम चलती रहेगी जिंदगी। नाज़रीन, आप जानते हैं कि कोरोना के असरात कम होने के बाद जिंदगी दोबारा चल पड़ी, लेकिन कोरोना के असरात अभी भी कुछ हद तक नजर आ रहे हैं। माहिरीन सेहत के मुताबिक कोरोना आपकी जिंदगी का हिस्सा बन गया है। जहां आप कमजोर हुए, कोरोना आपको फिर मुतासर कर सकता है। इसलिए आपको सेहतमंद रहने की ज़रूरत है, और ख़ासकर ऐसे लोग जो सेहतमंद हुए, वैक्सीन ले लिया, लेकिन फिर सेहत के कुछ मसाइल पेश आ रहे हैं। तो वो क्या है, इस पर आज बात करेंगे माहिरीन से। आपको बता दें कि मुल्क में कोरोना के जो गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 13,313 नए केसेस दर्ज किए गए हैं। ये केस बढ़ रहे हैं लगातार। यही हम बताना चाहते हैं कि आपको किस तरह से अलर्ट रहने की ज़रूरत है। केस फिर कम हो जाना, फिर अचानक बढ़ना, इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारी ही कुछ कमियां हैं। और बता दूं आपको कि 38 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। नए आदाद शुमार के बाद मुल्क में एक्टिव केसेस की जो तादाद है वो 83,000 से बढ़ गई है। और वजारत सेहत की जानिब से जारी करदा नए आदाद शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में 10,972 मरीज सेहतयाब भी हुए हैं। तो इस पर बात करेंगे। हमारे साथ आज दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर मोहसिन वली साहब, सीनियर कंसल्टेंट मेडिसिन, सर गंगाराम अस्पताल, और डॉक्टर उमैर खान हैं, रिहाब स्पेशलिस्ट। आप दोनों का इस्तकबाल है, डॉक्टर मोहसिन साहब और डॉक्टर उमैर साहब। मोहसिन साहब, लगातार इस प्रोग्राम में आप लोगों की रहनुमाई करते रहे हैं। कोरोना के केसेस कम हुए, लोगों ने जो कवायद है कोरोना की, उस पर अमल करना छोड़ दिया। लग रहा था कि कोरोना कमज़ोर हो गया है, अब हम पर असर नहीं करेगा, लेकिन हम देख रहे हैं कि फिर से कोरोना पैर पसार रहा है। क्या वजूहात आपको लगती है सर? आपने तो बहुत अच्छे कम अल्फाज में इसकी वजह खुद ही बता दी है, और मैं यही कहूँगा कि बार बार हमारे वज़ीर आज़म साहब ने, प्रधानमंत्री जी ने, मोदी जी ने रिवाइंड कराया है कि सावधानी हटी और दुर्घटना हुई वाला फ्रेज जो है जी, तो कहीं ना कहीं दोनों बार ये हुआ है। और अब तो मैं देख रहा हूँ कि लोग मास्क बहुत कम लगा रहे हैं और शेक हैंड करने लगे हैं, हगिंग करने लगे हैं। और इसके अलावा भी जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसमें कहीं ना कहीं ढिलाई हो रही है। फंक्शंस भी बड़े बड़े हो रहे हैं और हम शायद अभी बहुत बड़े खतरे की तरफ बढ़ सकते हैं अगर हमने ये कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर में ढिलाई बरती। और आप बात कर रहे थे कि कोविड की, तो कोविड अभी कल भी मैंने 2 पेशेंट्स डायग्नोस किए हैं जी, और ये वही ओमिक्रॉन वेरिएंट का असर भी हार्ट पे भी होता है और सिस्टम्स पे भी होता है, जैसे कि कोविड के दूसरे पावरफुल डेल्टा वेरिएंट का हुआ था। जी, तो इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। और आपने अभी बात भी की है डेथ्स की, अमवात की बात की है आपने, जी, और जो कल का नंबर है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहा है कि कल काफ़ी डेथ्स हो गई हैं। जी, तो 80 प्लस 87 डेथ्स शायद रिपोर्ट हुई हैं, जी, और केसेस का नंबर भी आपने भी बता ही दिया है। तो ये बड़ी तादाद हैं और ये बहुत अच्छी इंडिसेस नहीं है, और धीरे धीरे ये जिस रफ्तार से ग्राफ ऊपर जा रहा है, तो ये इसमें सबसे बड़ी तशवीश की वजह है कि ये कोविड के ग्राफ को हमें ऊपर जाने नहीं देना है। हमें कोविड के ग्राफ को नीचे लाना है और इसको कंटेन करना है और इसके कर्व को नीचे लाना है। और ये धीरे धीरे जैसे बढ़ रहा है तो मुझे काफ़ी तशवीश हो रही है कि अब देखिए कई ममालिक में तो इसकी बहुत ज़्यादा जो है परसेंटेज बढ़ गई है। चाइना से तो कभी सही डाटा आता नहीं, लेकिन वहाँ भी बहुत अनकंट्रोल्ड हो गया है। जी, और भी कंट्रीज़ में ये देखा गया है।
और मैं ओवरऑल आपके जवाब का यही आंसर दूंगा कि लापरवाही इसमें जी नहीं करनी है। जी बिल्कुल। और आपने एक चीज़ बहुत अच्छी अभी मेडिकल की चीज़ बोली है कि हमें इसके साथ रहना सीखना है। जी तो अगर हमें इसके साथ रहना सीखना है तो हमें इससे बच के रहना भी सीखना है। तो बिल्कुल बच के रहने का बहुत आसान तरीका है, मास्क लगा के रहना है, दैट्स ऑल। तो बिल्कुल। मास्क जो है बहुत ज़रूरी है और मास्क का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। और शायद ये मास्क के साथ ही हमको रहना चाहिए। जब हम बिल्कुल कोविड के साथ की बात करते हैं तो मास्क के बिल्कुल साथ भी रहेंगे। बिल्कुल। तो बिल्कुल। जब भी इसका हमारे साथ निकाला होगा डॉक्टर उमैर खान भी हैं, रिहाब स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर उमैर, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लोग जो है कोविड जो है कवायद है उसको किसी हद तक छोड़ चुके हैं, अब वो बेफिक्र हो गए कि हमें कुछ नहीं होगा, और ऐसे लोग जिन्होंने वैक्सीन ले लिया वो तो और भी बेफिक्र हो गए। और साथ में मसला ये है कि जो लोग मुतासर हुए थे कोविड से उनकी सेहत किसी हद तक ठीक हुई, लेकिन उनके साथ पुराने मसले जैसे हाई ब्लड प्रेशर का मसला है, शुगर का मसला है और उनकी जॉइंट्स पेन का मसला है, ये एज के साथ उनके साथ रहा है और उस पर फिर कोविड ने भी अटैक किया है। तो ऐसे लोगों के लिए आपकी जो है किस तरह की उनके साथ बातचीत होती है, क्या कुछ आपका तजुर्बा रहा है ऐसे लोगों के साथ? जी सर, पहली बात तो शुरुआत से अगर हम बात करेंगे 2020 में जी जी कोविड स्टार्ट हुआ, लोगों ने बहुत ही स्ट्रांगली लोगों ने फाइट किया जी और लोगों ने प्रोटोकॉल्स फाइंड किए, बहुत स्ट्रांग रेस्ट्रिक्शंस रहे हमारे साथ। बिल्कुल रोजमर्रा जिंदगी बहुत मुतासिर हुई। जी धीरे धीरे सेकंड लॉकडाउन लगा, बहुत सारी मौतें हुई और अराउंड वन ईयर तक हमने इसको झेला, बहुत सारी मौतें हुई। बिल्कुल कहीं ना कहीं स्टडीज ये हैं कि साल 2 साल में हर्ड इम्यूनिटी डेवलप होती है, जी इसलिए लॉकडाउन थोड़ा थोड़ा सा लीनियंसी बरकरार की गई। जी अब इसमें लोगों ने जब जब जॉब्स ओपन हो रहे हैं, काम अपने ओपन हो रहे हैं और हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो रही है, क्योंकि सादे सादे जो सिम्टम्स हैं आपके, बुखार हो, खांसी हो, जॉइंट पेन हो, ये सब तो हो रहा है, लेकिन इसके अलावा कॉम्प्लिकेशंस बहुत हो रहे हैं सर। जी सो जी इम्पोर्टेंट हमारी ये है कि लोग बहुत सारा लीनेंसी बरकरार कर रहे हैं। ऐसे लोगों से मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर हमारे पास, जैसे आपने 2 अल्फाजों में बोला, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, जी हार्ट के मरीज है, तो जी हेल्थी पॉपुलेशन में या बच्चों में या यंगस्टर्स में इतने कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। अगर हम उससे हमें कोविड इन्फेक्टेड होते भी हैं तो हमारी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है, बट जहां सब कुछ खुला है, यंगस्टर्स को या फिर वर्किंग पॉपुलेशन को ये एहतियात बरतना चाहिए और ये मास्क पहनना चाहिए, इसलिए कि वो जो जो डेंजर फेज में पॉपुलेशन है, जिनको डायबिटीज है, जिनको ब्लड प्रेशर है, जिनको हार्ट के मरीज है, जी जो कोविड होने के बाद कॉम्प्लिकेट ज्यादा कर सकते हैं, कम से कम उनके लिए हम मास्क पहने और दूरियां बरकरार रखें और थोड़ा सा लीनियंसी को छोड़ें, और जहां सब कुछ चल रहा है इतना कम से कम लीनियंसी को छोड़ के मास्क वगैरह और प्रोटोकॉल्स फॉलो करें। जी बिल्कुल बिल्कुल। प्रोटोकॉल बेहद ज़रूरी है अभी भी, चूंकि केसेस जिस तरह से बढ़ रहे हैं, ये बढ़ते केसेस हमें यही बता रहे हैं कि हम कहीं ना कहीं गलत कर रहे हैं। डॉक्टर मोहसिन वली साहब, जिस तरह से कल भी मैंने बात की थी सर, जी हार्ट अटैक के केसेस कुछ ज़्यादा देखने को मिले। एक डेटा आया था महाराष्ट्र से, मुंबई से, कल हमने इस पर बात की थी, और ये बताया जा रहा है कि सिर्फ एक रियासत नहीं बल्कि पूरी दुनिया में ये मामला देखा जा रहा है कि हार्ट अटैक के पेशेंट कुछ ज़्यादा हो रहे हैं। तो ये किन सूरतों में हो रहे हैं? पहले से उनका अपना ये मसला था, कोविड से उसका ज़्यादा असर हो रहा है, तो ऐसे पेशेंट्स जिनको हार्ट अटैक का ख़तरा है और वो या उनकी कुछ सर्जरीज हुई हैं, तो ऐसे पेशेंट्स को अब क्या कुछ एहतियात करने की ज़रूरत है? देखिए जिलानी साहब, आपका सवाल जो है, आज आप बहुत अच्छे फॉर्म में है, मैं कहूँगा। आपका सवाल बहुत ही नहीं सर, ये चीज़ ऐसी है ना कि प्रोग्राम करते करते हम भी कहीं ना कहीं खौफ महसूस करते हैं, क्योंकि अब हम काम पर लौट चुके हैं, काम पर है, लोगों के बीच हैं, तो ये हमारे लिए भी बड़ा खतरा होता है। बिल्कुल जी। लैंसेट जो वर्ल्ड का माना हुआ जर्नल है जी, उसमें एक ट्रायल आई है, एक स्टडी प्रिंट हुई है जिसको प्राइमर ट्रायल कहा गया जी। है, और ये यूएसए में कंडक्ट हुई है। और इसमें उन्होंने देखा है कि कुछ लोग जिनको पहले कोविड हुआ था उनको हम लॉन्ग हॉलर्स कहते हैं, हमने बात भी की है उसके बारे में, लॉन्ग कोविड के जो सिम्टम्स परसिस्ट कर जाते हैं लोगों में, जी तो उनमें रिकवरी के बाद 18% लोगों को हार्ट की जो मसल है
उसमें इफेक्ट हुआ है, जिसको हम मायोकार्डाइटिस कहते हैं। और 15% लोगों में मायोकार्डाइटिस, एपिकार्डाइटिस और पेनकार्डाइटिस, यानी हार्ट का छिलका, हार्ट का गूदा और हार्ट के अंदरूनी झिल्ली, तीनों की कार्डाइटिस, पेनकार्डाइटिस हुई है 15% में। और कुछ को खाली एंजाइना हुआ है, जिसको हम प्रिंस मेटल्स एंजाइना कहते हैं। और इंक्रीज्ड मॉर्टेलिटी, जो हार्ट की जो केसेस के मार्फत, जो ड्यू टू हार्ट डिजीज, कार्डियोवैस्कुलर कॉजेज, वो टोटल ओवरऑल अगर हम देखें तो 22% हुई है। मैं आपको ये एक सेंटेंस में समझाने की कोशिश करूंगा कि कोविड वायरल इन्फेक्शन नहीं है। कोविड एक इन्फ्लेमेटरी डिजीज है। इट इन्फ्लेम्स ब्लड, इट इन्फ्लेम्स द मेम्ब्रेन्स ऑफ द बॉडी, नॉट ब्लड। और ब्लड में ये क्या करता है, शरारत के ब्लड को, खून को जमाता भी है और ब्लड को लीक भी करता है। इसको हम कहते हैं प्रोकोआगुलेंट एंड एंटीकोआगुलेंट। दोनों तरह के एक्शन इसमें है। इतना ये शरारती वायरस है कि ये कहीं क्लॉटिंग कर रहा है तो कहीं ब्लीडिंग कर रहा है, कहीं हेमरेज कर रहा है तो कहीं थक्के जमा रहा है, कहीं ब्रेन हेमरेज हो रही है, आई में हेमरेज हो रही है, तो कहीं खून की रगों में क्लॉट बन रहे हैं, गैंग्रीन हो रही है। हार्ट के अंदर अगर ये क्लॉट बन जाते हैं तो हार्ट अटैक हो जाता है। हार्ट की रगों को ये इफेक्ट किया है इसने। कई हमारे यंग लोग, आपके कई एंकर और कई बड़े फेमस एग्जीक्यूटिव्स, बिजनेसमैन एक्सरसाइज करते करते फौत हो गए। बिल्कुल। तो अब हम ये भी खुलेआम नहीं कह सकते कि कोरोना के बाद खूब अच्छी विग्रस एक्सरसाइज करिए। हम उसके लिए भी रेस्ट्रिक्शन दे रहे हैं कि मॉडरेट एक्सरसाइज करिए। अगर आपका सांस फूला है, चेस्ट पेन हो रहा है, तो आप एक्सरसाइज इस तरह की मत करिए जिसमें एक्सर्शन हो, जिसमें भागना हो, जिसमें वेट लिफ्टिंग ज्यादा हो। तो अभी नीचे पास एक पेशेंट बैठा है 24-25 साल का, उसको जिम में हार्ट में पेन हुआ और उसको लोगों ने कहा जल्दी जाके अपनी एंजियोग्राफी कराओ। तो उसकी एंजियोग्राफी जगह ब्लॉक आया और 3 छोटी आर्टरियों में ब्लॉक आया, और वो बहुत हेल्थी बाउंसर की तरह की हेल्थ है उसकी। मैंने उसको देखते ही समझा कि किसी बाउंसर है किसी होटल का, और बहुत अच्छी हेल्थ है उसकी, लेकिन उसके हार्ट में 5 जगह लीजन्स हैं। कोरोना के बाद हुआ है। और इसमें एक बड़ी बात यह है कि पोस्ट कोविड, तो मैं कह ही रहा हूं, कुछ लोगों को पता नहीं लगा कि कोरोना उनको हो गया है, और हम उनका जब सीटी किसी और से करा रहे हैं उसमें कोरोना की चेंजेस मिल रही। इसी तरह से इस लड़के को भी कोरोना हुआ होगा और ये पोस्ट कोविड हार्ट में इन्वॉल्वमेंट हुआ होगा। आपने बहुत वैलिड सवाल पूछा है। और इस पे जो ये लेटेट की मैंने प्राइमा ट्रायल बताई है, ये अभी रिसेंट पब्लिकेशन है, विद इन 2 days। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर उमर, जिस तरह से मोहसिन वली साहब ने कहा कि कई लोगों को पता ही नहीं चलता कि उनको हुआ क्या है, कैसे हुआ है, जब तक वो टेस्ट नहीं कराते। और सेहतमंद लोग ये समझते हैं कि साहब मैं तो काफ़ी हेल्थी हूँ, मुझे कुछ हुआ ही नहीं, मैं चल फिर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, लेकिन अचानक कुछ ऐसा उनके साथ हो जाता है कि वो समझ ही नहीं पाते हैं। अगर मैं बात करूं, अचानक किसी को बीपी का आइडिया ही नहीं कि बीपी कैसे बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, लेकिन अचानक चक्कर आ रहा है, पसीने जा रहे हैं और पता चला कि साहब आपको 240 बीपी आपका हो गया है। तो ये ऐसे लोगों के लिए क्या कुछ आप एडवाइस करेंगे, उसके जो लक्षण हैं कैसे पहचाने और अपने आप को कैसे डायग्नोस कराया जाए? सर, पहली बात तो यंगस्टर्स में कोविड होगा तो कोविड के कॉम्प्लिकेशन के तौर पे उनको ये ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। अगर किसी और को 40-45 इयर्स वैसे भी डेली प्रोटोकॉल या हेल्थ चेकअप में हमें ब्लड प्रेशर 6-6 महीने में मेजर करना चाहिए। जी सर। सो अगर किसी को कोविड नहीं है या हुआ नहीं है, जनरलाइज वीकनेस अगर हो रहा है, तो उनको तुरंत कम से कम ये पैरामीटर्स चेक करते रहना चाहिए। जी बिल्कुल। मोहसिन साहब, जिस तरह से आपने कहा कि हार्ट अटैक के काफ़ी मसले हैं, ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा मसला है लंग्स का, क्योंकि अब मौसम बदल रहा है, बारिशों का मौसम है, उसके बाद फिर सर्दियां होंगी सख्त, तो ऐसे में लंग्स सबसे ज़्यादा मुतासिर हुए हैं कोविड में। ऐसे पेशेंट्स के लिए जिनको ये मसाइल हैं, जिसको सर्दी बनती नहीं है और लंग्स सबसे ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं, तो इसके लिए आप क्या मशवरा देंगे और किस तरह के तजुर्बात आपको लंग्स से रिलेटेड अभी तक हुए हैं सर? देखिए, मैंने सेकेंड वेव में करीब 5000 पेशेंट्स का ट्रीटमेंट किया है और उसमें से बेशतर लोगों की जान बच गई है। और एहतियात इसी में थी कि हम पहले से ही उनको लंग के लिए मॉनिटर कर रहे थे, डिस्पाइट माई कुलीग सेइंग के सीटी स्कैन मत कराओ। लेकिन मैंने उनको जो देखा है कि सिम्टम आने से पहले भी लंग उनके इन्वॉल्व हो रहे थे। और यंग बच्चियां 2-3 मैंने ऐसी देखी जिनको कुछ नहीं था, सिर्फ हल्का बुखार था और उनके सीटी में कोविड भरा हुआ था।
तो कोविड से जो लंग मुतासर हुए हैं उसका रीज़न ये है कि कोविड का जो वायरस है वो लंग की जो मेम्ब्रेन है उसमें जाके जमा हो जाता है, जो स्पेशली जब हम डेल्टा की बात करते हैं और पिछले वेरिएंट्स की, ओमिक्रॉन नीचे नहीं उतरता है लंग से जी। तो ओमिक्रॉन इससे मुस्तस्ना है, इसका एक्सेप्शन है। तो जो जिन लोगों को कोविड हुआ है उनमें मैं भी शामिल हूँ, और अभी मेरा सैचुरेशन जो है उंगली में 94, 95, 96 तक ही रहता है जी, 98 नहीं आता है, और मुझे करीब एक पूरा हो चुका है घर आए हुए हॉस्पिटल से, आईसीयू से। तो उनको अपना सैचुरेशन मॉनिटर करना है उन लोगों को, और डीप ब्रीदिंग करनी है, योगा करना है, मुराकबा करना है, एक्सरसाइज ऐसी करनी है जिसमें चेस्ट के मसल्स उनके वो मूव करें, चेस्ट की एक्सरसाइजेस करनी है उनको, ये वाली जिस तरह से मैं कोशिश कर रहा हूँ दिखाने की, अगर आपके फ्रेम में आ जाए तो, और बैक की मसल्स की एक्सरसाइजेस करनी है, हल्की घर पे साइकिलिंग करनी है, दौड़ नहीं लगानी है, तेज वेट लिफ्टिंग नहीं करनी है। तो डीप ब्रीदिंग से लंग्स का मसला बहुत आसान है। और मैं एक आपको खुशखबरी शेयर करूंगा, एक दिन मैं लिफ्ट में था तो हमारे यहाँ जो कार्डियक ट्रांसप्लांट सर्जन है गंगाराम में, उनकी वाइफ रेडियोलॉजिस्ट हैं, और उन्होंने कहा डॉक्टर कैसे हो, मैंने कहा मैं करीब करीब ठीक हूँ। तो उन्होंने कहा मेरी वाइफ रेडियोलॉजिस्ट हैं, और उन्होंने ये देख लिया है पिछले 2 सालों में कि जिन लोगों को कोविड की चेंजेस लंग में आए थे उनमें से ज्यादा लोग रिकवर कर रहे हैं। तो दिट वाज अ वेरी गुड न्यूज फॉर मी आल्सो। तो मैं आपके चैनल के जरिए से लोगों को ये रिएश्योर कर रहा हूँ कि जिन लोगों को कपड़े खराब हुए थे कोविड में वो मायूस ना हो, एक्सरसाइजेस करें, डीप ब्रीदिंग करें, अच्छा न्यूट्रिशन लें, मल्टीविटामिन लें, फ्रूट्स खाएं, और अपनी डायबिटीज ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखें। तो उनके लंग्स में जो फाइब्रोसिस या कोई ऐसी चेंज हुई है कोविड से, उसमें रिकवरी होने का पूरा चांस है। मैं ये तो नहीं कहूँगा 100% होगी, ये भी कहना गलत। बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन लड़ने की जरूरत है। कोरोना से डरिएगा नहीं, लड़िएगा, लड़ेंगे तो बच पाएंगे। अब लड़ना कैसे है, हमारे सेहत के माहिरीन आपको बता रहे हैं लगातार। डॉक्टर उमर, आपको रिहैबिलिटेशन स्पेशलिस्ट कहा जाता है, कैसे मरीज आपके राब्ते में आ रहे हैं और उनका एक्सपीरियंस क्या है कोविड के बाद के असरात को लेकर, क्या तजुर्बा आपका आप शेयर करेंगे? मैं पहली बात तो डॉक्टर मोहसिन वली सर का शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने बहुत कुछ एक्सरसाइज के बारे में बोला, स्ट्रेस किया। इससे ये 100% सर सीनियर भी हैं, और इन्होंने सर ने प्रूव किया कि सेकंड, क्योंकि बार बार वो उस चीज को लेके आ रहे हैं कि एक्सरसाइज। बहरहाल क्या होता है, अगर मेडिसिन या खान पान के बाद तीसरी जो चीज है वो आपको एक्सरसाइज, जिसको रिहैब मींस एक्सरसाइज स्पेशलिस्ट। सो उसमें आता है फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी प्लेज एन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन रिकवरी, पोस्ट रिकवरी ऑल्सो, एंड डीकंडीशनिंग। होता क्या है, आपको विदाउट आईसीयू, जब आप आईसीयू में नहीं है, आईसीयू में अगर हैं या आईसीयू के बाद, पहली बात तो आपकी कॉम्प्लिकेशंस को कम करने के लिए रिहैब या चेस्ट फिजियो लगेगा ही। दूसरी बात आपकी कॉम्प्लिकेशंस को कम करने की। तीसरी बात, जो भी आपका कंडीशन है उसको मेंटेन करने के लिए, बिकॉज यहाँ खेल है लंग्स पे और आपके ऑक्सीजन सैचुरेशन पे। तो ये आपको ज्यादा से ज्यादा काम करना है लंग्स पे। लंग्स पे काम होते होते अगर आगे कोई कॉम्प्लिकेशन हुआ, सेकंड पेशेंट बेड रिडन है, ऑक्सीजन लेवल डाउन है, बेड रिडन के बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन, बिकॉज कभी ना कभी पेशेंट इंशाल्लाह ठीक होगा, तो उसका क्या होता है, डीकंडीशनिंग। आपके मसल मास लॉस होते हैं, आपके वीकनेस होता है, आपको स्टिफनेस होता है। सो स्टार्टिंग से एंड तक फिजियो का या रिहैब का बहुत बड़ा रोल है। अगर आप बताएंगे, अगर हम बात करेंगे, पहला सिम्टम है उनको खांसी आना, जो भी है डायग्नोज करने के बाद खांसी या कफ बुखार ये रहता है, लेकिन वहां पे कॉम्प्लिकेशन, वहां प्रॉब्लम नहीं है, आपका बुखार चला जाएगा, वायरस लोड कम हो जाएगा, आपके कॉम्प्लिकेशंस जो बढ़ने वाले हैं, जो डैमेज होता है वायरस को, जो कुछ टाइम लगता है। तो कफ जमा होता है तो यूजुअली आपको वहीं से चालू कर देना, जैसे सर ने बोला लंग एक्सपांशन एक्सरसाइजेस, लंग के रिहैब हो, चेस्ट के रिहैब हो, लंग्स के कुछ एक्सरसाइज, जैसे मैंने अभी कुछ मेडिकल न्यूज टुडे का मैंने ये निकाला है, उन्होंने बोला कि हैजार्ड पीरियड जो है वो 7 to 7 days बिफोर 230 days तक रहता है आफ्टर डायग्नोसिस। उसमें क्या होता है, न्यूमोनिया होता है, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम होता है, एक्यूट लोअर इन्फेक्शन होता है, और न्यूमोथोरैक्स होता है। तो यहाँ पे कफ के साथ पानी जमा हो सकता है आपके उसमें। होता क्या है, पानी जमा होना भी बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेशन नहीं है।
आपको उसको निकालना आना चाहिए। जब वो सॉलिडिफिकेशन की तरफ जाता है फेफड़े की तरफ से, तो सॉलिड होने के बाद तब आपका प्रॉब्लम चालू होता है। तो हमारे पास जो फेज रहता है अर्ली फेज में, आपको कम से कम क्या करना, क्योंकि वो सिकुड़न आपके फेफड़े में सिकुड़न पैदा करता है, वो टाइट करता है, वो एरिया एक्सपांड नहीं हो पाता है, क्योंकि लंग्स पूरा वही है जो आपकी बॉडी को ऑक्सीजन देता है। जो एरिया, जस्ट मिनट, सॉरी जी, या सो जो सिकुड़न होता है, पहली बात तो हम उसमें से बहुत सारे एक्यूट, जब पेशेंट को हुआ है, इन्फेक्टेड है लंग्स में, एक्सरे में दिख गया कि थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेशंस है, अकॉर्डिंग टू स्कोर आपने उनके बेहतर से बेहतर ज्यादा बॉडी को ऑक्सीजन पहुंचे, उसके लिए कुछ एक्सरसाइजेस है। और वो एक्सरसाइजेस के यहाँ पे पहला जो एक्सरसाइज है वो ब्रीदिंग कंट्रोल कैसे डेवलप करे, ये एक्सरसाइज। दूसरा, आपको डीप ब्रीदिंग, ताकि आपके फेफड़े में, आखिरी के फेफड़ों में ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन पहुंचे, ज्यादा आप फुला पाए। बिकॉज जब वो कंसोलिडेट होता है, जैसे टाइट होता है, तब आपको प्रॉब्लम होता है, वो लंग्स काम करना बंद कर देता है। और डीप हबिंग, आपको मिमिक करना है खांसने की तरह, ताकि वो झटके से खुलता रहे। और स्मॉल एंड लॉन्ग हफ भी करना है बीच बीच में, ताकि क्या होता है, अब इनका एक्सरसाइज का मतलब ये है कि पहले तो फेफड़ा फुलाना, दूसरी बात हफ करना, मतलब लोअर ट्रैक कहा जाता है लंग्स को, हाँ, लोअर पार्ट ऑफ लंग्स को आपको उसको बीच में लेके आना है, बीच में खास के उसको निकालना है। तो ये प्रोसीजर्स है। कुछ जगह पे ये तो आप जब कर सकते हैं खुद, अगर आईसीयू में पहुंचते हैं तो यूजुअली लंग्स बाएं तरफ होते हैं और उसके लोअर पार्ट होते हैं लैटरल, मतलब साइड के पार्ट्स होते हैं, पीछे के पार्ट होते हैं। सबसे ज्यादा कफ आपका लोअर साइड में जमा होता है शुरुआती तौर पर, ऊपर आते रहता है। जितना कफ जमा होगा उतना इंफेक्शन के चांसेस ज्यादा है और उतना ही कॉम्प्लिकेटेड केसेस होते हैं। तो पोस्चरल ड्रेनेज दिया जाता है, कंडीशन होता है कि वो किस तरह असिस्ट करके पोजीशन दिया जाता है पेशेंट्स को, कि वो आपको किस तरह सेंटर में ले आए, सेंट्रल एल्वेज मतलब आपके गले के हिस्से में लेके आए, ताकि वो हम लोग एस्पिरेट या निकाल पाए, ओके, या निकाल पाए या थूक पाए। तो उसके लिए चेस्ट फिजियोथेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट, उसके अलावा फिजियोथेरेपी प्लस जब आईसीयू में पेशेंट्स है, अगर वो कर पा रहा तो ठीक है, वरना जनरल मोबिलिटी एक्सरसाइज जो कि फिजियोथेरेपिस्ट या रिहैब एक्सपर्ट के जरिए दिया जाता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट, ताकि पेशेंट को स्टिफनेस ना हो, मसल मास ना हो, लॉस हो। पेशेंट वंस आउट ऑफ द आईसीयू, तब आप उनका स्पायरोमेट्री एक्सरसाइज चालू करते हैं, ताकि अगेन वो असिस्ट कर पाए और आपका लंग का कैपेसिटी जो भी था उसको स्ट्रॉन्ग कर पाए। आपके ब्रीदिंग के भी मसल्स होते हैं, ब्रीदिंग के मसल्स को भी स्ट्रॉन्ग कर पाए, आपके फेफड़े को फुला पाए। उसके अलावा लास्ट में जनरल स्ट्रेंथनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, बिकॉज डीकंडीशनिंग की वजह से या कॉम्प्लिकेशन, हर कॉम्प्लिकेशंस को अवॉइड करने के लिए फिजियोथेरेपी का या रिहैब का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। बिल्कुल, बहुत मुफीद मशवरे आपने हमारे नाजरीन को दिया है, बहुत अच्छे से आपने समझाया कि इस चीज़ को समझने की बहुत ज़रूरत है, जैसा कि डॉक्टर उमैर ने बताया है। मोहसिन वली साहब, जिस तरह से हम देख रहे हैं स्कूल कॉलेजेस खुल चुके हैं सर, रिजल्ट आ गए हैं, बच्चे जो है बड़ी उम्मीदों के साथ, पिछले तजुर्बात से वो काफ़ी घबरा गए थे और घर में बैठे बैठे काफ़ी बोर हो गए। उन बच्चों के साथ भी कई मसाइल हुए, अब स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जाना शुरू कर दिया है, लेकिन एहतियात वही है, वो ज़रूरी हो गई है। तो छोटे बच्चों की, किस उम्र तक के बच्चों के लिए अभी मसला है और इनके लिए क्या आप मशवरा देंगे पेरेंट्स को, क्योंकि पेरेंट्स को ही ये सारी मेहनत करनी है। मोहसिन साहब। हाँ, देखिए अभी सारे स्कूल तो नहीं खुले हैं, लेकिन ये मसला बहुत सीरियस है जी, क्योंकि हमने शुरू में ये मान लिया था बच्चों में कुछ नहीं होगा, कॉम्प्लिकेशन नहीं होंगे, इनका टीका भी हमने बाद में शुरू किया, चलिए हो गया शुरू जी, और अब यंग बच्चों को हमने टीका लगाया है और उसमें हमें सबसे पहली बात जो है 100% वैक्सीनेशन अचीव करना है जी। एक दूसरा, इसमें कोई भी ढिलाई नहीं बरतनी है, क्योंकि अब ये देखा जा रहा है कि जिन लोगों को नेचुरल कोविड भी हुआ था या वैक्सीनेशन हुआ था, उनको भी बूस्टर डोज की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि उनकी इम्यूनिटी कम होने लगी 9 महीने के बाद या इससे कम में, तो उनको बूस्टर डोज की हम अब दी जा रही है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने इसको प्रोटेक्टिव डोज कहा था, ये जो भी नाम से दी जाएगी तो वो उसको ले लें, उसमें लापरवाही न करें। तीसरा जो है, डिस्टेंसिंग अभी भी क्लासेस में उतनी ही रखनी है जो हमने कोविड के पीरियड में जब स्कूल शुरू में खुले थे रखी थी, और वो बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। अभी बिल्कुल नॉर्मल माहौल हम नहीं कह सकते कि स्कूलों में किया जाए,
हमको स्ट्रिक्ट चेक रखना होगा स्टाफ पे, टीचर्स पे, और स्कूलिंग की जो और चीज़ें हैं, खाने पीने की जो इंतज़ाम है, पानी है, और जहाँ जहाँ टच करने वाली चीज़ें हैं जो हम टच कर सकते हैं बच्चे, उनको सैनिटाइज करना है, और क्लास में डिस्टेंसिंग रखनी है, और मास्क का प्रयोग, मास्क का इस्तेमाल बहुत 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 ज़रूरी है टीचिंग स्टाफ के लिए भी और स्कूल के दूसरे स्टाफ के लिए। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है बस का ड्राइवर, अगर स्कूल बस में जा रहे हैं बच्चे, और बस में भी सीटिंग का वही अरेंजमेंट रखना है, एक सीट छोड़ के। और इसके साथ अगर हम ऑनलाइन जो बच्चे पढ़ना चाह रहे हैं उनको ऑनलाइन ही पढ़ाएंगे थोड़े दिन और, तो भी अच्छा होगा। मैं इसमें ज़्यादा एक्साइटेड नहीं हूँ कि स्कूल में ज़्यादा भीड़ की जाए, और मैं इसके बारे में जितना हमारी आबादी है उसके हिसाब से मेरा इम्प्रेशन ये है कि एहतियात से ज़्यादा अच्छी कोई चीज़ नहीं है, और हमें बिल्कुल इसमें खुशफहमी में नहीं रहना चाहिए कि हमने बहुत अच्छा टीकाकरण कर लिया, हमने सबको टीका लगा दिया। अभी तो मैं अमेरिका में देख रहा था न्यूज़ में 6 महीने के बच्चे को भी टीका लग रहा था, तो शायद वो यहाँ भी होगा एक आध चंद महीनों के बाद या शायद साल के बाद, तो वो सब होगा। लेकिन उसके होते रहने देना है, उसको होते रहने देने का मतलब ये कि इट्स ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। वही आपके स्टेटमेंट में आ रहा हूँ पहले वाले पे कि कोविड के साथ रहना है तो टीके के शायद साथ रहना पड़ेगा, मास्क के भी साथ रहना पड़ेगा, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर के साथ रहना पड़ेगा, और अपनी इम्यूनिटी को अच्छा रखना पड़ेगा। जो एक्सरसाइज के बारे में कुछ चीज़ें इसमें बताई हैं डॉक्टर साहब ने, उसमें से कुछ चीज़ें जो हैं हेल्दी आदमी विदाउट कोविड भी कर सकता है। इसमें ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हैं और न्यूट्रिशन है, और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो विदाउट कोविड भी की जा सकती हैं, विदाउट आईसीयू में रह भी की जा सकती हैं। तो हमें ओवरऑल सेहत को प्रिजर्व करना है, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर। कुल मिलाकर हमें सेहतमंद रहने के जो जराए हैं उसको तलाश करने की ज़रूरत है। डॉक्टर उमर, लास्ट कमेंट आपसे लूँगा। आपने लंग्स को लेकर, सांस को लेकर जो चीज़ें बताई, प्रैक्टिस की, हम अक्सर कई यंगस्टर्स को देखते हैं कि वो जिम जाते हैं और उनको लगता है कि हमने इतना भारी भरकम जिम किया है, बहुत एक्सरसाइज कर ली है, लेकिन हम देखते हैं कि ऐसी एक्सरसाइज के बाद भी यंगस्टर्स को कई मसले हुए हैं, जैसा कि हार्ट अटैक का मसला है, मोहसिन साहब ने भी उसका जिक्र किया है। तो क्या ऐसे माहौल में एक्सरसाइज को किस लेवल तक रखना चाहिए? सर बहुत इंपॉर्टेंट है, और बहुत आजकल एक्सरसाइज मतलब बहुत फैंसी है, फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम हो गई है। जनरली हम लोग यूजुअली एक स्केल होता है, अराउंड 8000 स्टेप्स चलना चाहिए जी। यंगस्टर्स में क्या होता है, वो बाइक से जा रहे हैं और जिम स्टार्ट कर दे रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट डे इंटेंसिव, देयर इज नो वन टू गाइड देम प्रॉपरली। हमारे इंडिया में, इन आवर कंट्री, एक स्केल जो फॉलो करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं। चैलेंजिंग ऑलवेज, एक कहा जाता है कि एक्सरसाइज इज ऑलवेज गेटिंग आउट ऑफ द कंफर्ट जोन। आपका जो कंफर्ट जोन, उसके बाहर जाके एक्सरसाइज करना। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप 10 किलो उठा रहे हैं और सेकेंड डे तुरंत आप 50 केजीज उठा रहे हैं। सो ये सबसे बड़ा वजह है। अगर आप प्रोसीड करना चाह रहे हैं एक्सरसाइज, यूजुअली एक्सरसाइज का प्रोटोकॉल होता है आपके बॉडी के साइन एंड सिम्टम्स को आपको मेजर करके चलना है। बॉडी गवाही दे रही कि यहाँ नहीं करना है, नहीं करना है, बिल्कुल। तो मैक्सिमम वहां पता कुल मिलाकर ये कहा जाए कि हमें सेहतमंद दिखना नहीं, सेहतमंद रहना है, क्योंकि ये जो एक्सरसाइज है सेहत दिखाने के लिए नहीं है, सेहतमंद खुद को रहने के लिए। बहरहाल आप दोनों मेहमानों ने, मोहसिन साहब तो हमारे अपने जो है इस प्रोग्राम का एक ख़ास हिस्सा रहे हैं शुरुआत से और बहुत अच्छे मशवरे देते हैं। उमर साहब, आपने भी आज बहुत ही अच्छी एक एक्सरसाइज बताई, बहुत सी अच्छी टिप्स दी है। उम्मीद करता हूँ हमारे नाजरीन को जो मुतासिर हुए हैं वो घर में ये सारी चीज़ें करेंगे। उमर साहब और मोहसिन साहब, बेहद शुक्रिया आप दोनों का इस प्रोग्राम में जुड़ने के लिए। आदाब।